हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। याद हो तो इससे पहले हमने गॉस लॉ क्या होता है इसको पढ़ा था अच्छे से। गॉसियन सरफेस क्या होता है इवन ये भी पढ़ा था। आज एप्लीकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि एप्लीकेशन क्यों पढ़ना जरूरी है गॉस लॉ का। तो इसका सिंपल आंसर है कि भाई आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने का एक मेथड सीखा प्रॉपर्टी। गॉस लॉ से हम सेकंड मेथड यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सॉल्व किया जा सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो गॉस लॉ का पर्पज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, बात समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मेनली क्या होता है कि जैसे आप स्फीयर के लिए मालूम करना है, या फिर क्या होता है यहाँ पे रिंग के लिए मालूम करना है, या क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेट वायर है वो भी क्या इनफाइनाइट है तो उसके लिए मालूम करना है। तो याद रखना ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मतलब क्या रहेगा कि गॉस लॉ से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम को। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में एक मेथड ऑलरेडी हमने सीखा है। यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यू मेथड है, जैसे कि क्या होता है कि हमें कम से कम अप्रोचमेंट में क्या होता है सॉल्व कर लेना होता है गॉस लॉ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिट चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज। समझ आ रहा है ना। यहाँ पे ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज वायर कहने का मतलब एक वायर है जिसका लेंथ क्या दे रखा है यहाँ पे इन्फिनिटी। समझ आ रहा है ना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ पे क्या होता है इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। मान लो यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट पी पे हमें क्या मालूम करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब कैसे मालूम करेंगे तो आपको बताओ एक मेथड ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो बच्चे जिनको डाउट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जाके देखेंगे अच्छे से, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि क्या इजिली भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जा सकता है, तो आंसर यस। अब कैसे निकालेंगे तो यही समझना है। उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको याद दिला रहा हूँ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो याद रखना यहाँ पे लैम्डा मीन्स क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये वन डायमेंशनल बॉडी के लिए यूजफुल है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और ये टू डायमेंशनल बॉडी मतलब जिसमें एरिया होता है उस बॉडी के लिए यहाँ पे यूजफुल होगा। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, ये अगर देखा जाए रो, इसका सिंबल क्या होता है रो, रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे सरफेस चार्ज, जैसे ये क्या था सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे ये क्या रहेगा यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना इसका जो आने वाला है, तो एप्लीकेशन से पहले ही इस चीज को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये याद रखना है। लैम्डा मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये बार बार यूज आएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा से रिवाइज करवाना जरूरी था। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। सबसे पहले देखो यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नहीं, ये वायर है ना। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ है, और निकालना क्या है पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्या होता है, जैसे वायर का ही अपन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो आपको गॉसियन सरफेस लेना होगा। अब गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे, तो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था कि गॉसियन सरफेस लेने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लो फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते रहो और रिजल्ट ही नहीं आ रहे। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मेनली मैं जो ले रहा हूँ वो समझना है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म ले रहा हूँ। अब सिलेंड्रिकल सब बच्चों को समझ में आना चाहिए क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व करो। तो अगर ये क्या होता है वायर है और पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को निकलता है ना, इधर वाली सरफेस से। इधर जो सरफेस है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये वाला जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके बिहाइंड जो सरफेस है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। समझ में आ रही है क्या। तो ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, और इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करना है। तो करेंगे क्या यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना होगा तो ये देखो यहाँ पे वायर से ये लेंथ, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पे r। अब ये तो जो हाइपोथेटिकल हमने एजम्पशन लिया गॉसियन सरफेस का, वो एक सिलेंडर माना कि नहीं, और सिलेंडर आए कैसे, तो इसको जूम करोगे, अगर वायर को जूम किया जाए तो सिलेंड्रिकल फॉर्म आएगा कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे सिलेंडर।
अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक चीज गिवन था पहले से, लैम्डा, और कुछ भी नहीं पता था। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी के हेल्प से हमें निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा। अब सोचो इस सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस हैं, तो आंसर क्या होता है 3। अब देखो यहाँ पे इस मार्कर को ध्यान से देखो, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन से हैं, तो एक प्लेन सरफेस, दूसरा प्लेन सरफेस, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे कर्व सरफेस। मेनली अगर देखा जाए तो 3 सरफेसेस गिवन है सिलेंड्रिकल। अगर सिलेंड्रिकल शेप का होगा बॉडी तो यहाँ पे 3 सरफेस, एक क्या होता है कर्व, 2 क्या होंगे यहाँ पे प्लेन, 1 एंड 2, और ये क्या होता है यहाँ पे 3। तो इन टोटल देखा जाए तो कितने सरफेसेस हो गए, 3 सरफेसेस। अब 3 सरफेसेस के कारण यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, φ1 प्लस φ2 प्लस क्या होता है यहाँ पे φ3। कर सकते हो कि नहीं। अब इसका रीजन सुनना क्यों बोल रहे हो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस है, ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड सरफेस है, और ये क्या होता है यहाँ पे थर्ड सरफेस, ठीक है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है यहाँ पे। एरिया वेक्टर का आप बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर होगा। कहने का मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आना चाहिए कि नहीं, किसके लिए यहाँ पे थर्ड सरफेस के लिए। ऐसे फर्स्ट के लिए देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर को आएगा, तो समझ में सबको आ रहे होगा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन। तो इधर यहाँ पे देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे डाउनवर्ड। और यहाँ पे सिलेंड्रिकल में अगर देखो ध्यान से तो इधर को आना चाहिए कि नहीं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इन दोनों में ध्यान से देखोगे, एंगल क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं कि नहीं, तो आंसर क्या होता है यस। अगर पैरेलल वेक्टर होगा तो एंगल कितना आएगा, आंसर क्या होता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या बन रहे हैं यहाँ पे 0। दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पे एंगल अगर 0 आएगा तो यहाँ पे क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। अब निकालना क्या है यहाँ पे फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है φ1 अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे A वेक्टर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे देखो तो इधर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करोगे तो इधर आएगा कि नहीं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर से क्या होता है आगे होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, आंसर 90। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे 90। इधर एरिया वेक्टर और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे 90, मतलब एंगल क्या होगा यहाँ पे 90। और इधर क्या होता है यहाँ पे एंगल कितना आएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान देना ई ए वेक्टर फॉर क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट, ऐसे लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या होता है यहाँ पे ई ए वेक्टर, ठीक है ना। ई ए वेक्टर फॉर क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट, और ये क्या होता है यहाँ पे ई ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर सेकेंड सरफेस। फर्स्ट ये मान लो ये एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड, और ये एरिया क्या होता है यहाँ पे थर्ड, मतलब एरिया ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड और ये एरिया क्या होता है यहाँ पे थर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे A1 और यहाँ पे A2 प्लस क्या होता है यहाँ पे E वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे A वेक्टर, और इधर क्या होता है यहाँ पे A3। अब ध्यान देना यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा E1, अब वेक्टर को अगर सॉल्व करोगे तो ई ए कॉस थीटा। अब कॉस बताओ फर्स्ट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आंसर क्या होता है 90 फर्स्ट सरफेस के लिए लिखा, प्लस क्या होता है सेकंड सरफेस में 0 आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ई ए कॉस कितना हो जाएगा 0। अब थर्ड के लिए सोचो तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा ई ए, और ये क्या होता है यहाँ पे कॉस 90। अगर इन तीनों को देखा जाए यहाँ पे तो ये चीज क्या होगा कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू क्या होगा 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे ई ए कॉस 0, और ई ए कॉस 0 का मतलब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। दैट्स व्हाई फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे E इंटू ए। अब यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान देना है आपको। कहीं भी किसी को डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि हाँ इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ध्यान देना यहाँ पे हमने नेट यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कितना निकाला है ई ए, बात समझ आ रही है ना। अब ये क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो इसे, और अप्लाई करो यहाँ पे गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। अब अप्लाई करोगे यहाँ पे गॉस लॉ तो यहाँ पे अप्लाई करने में गॉस लॉ क्या रिजल्ट निकलता है, तो याद रखना है यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस क्या होता है यहाँ पे ई ए वेक्टर, बात समझ आ रही है। यहाँ पे फाई का वैल्यू एक ये आएगा और एक ऑलरेडी हमने लिख रखा है,
तो दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेट करोगे तो ये क्या होता है यहाँ पे ई ए और इधर क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये ना, इतना समझ में आ रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे ई इंटू ए, ई तो वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे। एरिया वेक्टर का वैल्यू बताओ, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, देखो प्लेन तो कैंसिल आउट हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कितने लोग को मालूम है, ध्यान देना यहाँ पे 2 पाई आर एल, हमेशा याद रखना 2 पाई आर एल। मान लो इस सिलेंडर का लेंथ एल है, रेडियस क्या दे रखा है यहाँ पे आर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एल। अब इधर क्या होता है यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे लेंथ, ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के, क्योंकि आपको पता होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे लैम्डा इंटू एल, यही वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो ये क्या होता है लैम्डा इंटू क्या होगा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा यहाँ पे एल, ये ध्यान देना यहाँ पे एल से एल क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, अगर एल से एल कैंसिल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या कुछ समझ में आया, ये तो रिजल्ट रहेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। तो ध्यान दें एक एप्लीकेशन मैंने समझाया, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला जा सकता है, इसके आउटसाइड भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर का केस नहीं ले रहा था, मैं क्या ले रहा था यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है ना, नोट करना।